हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप आए हो तो इस पूरा वीडियो को देखेंगे और अच्छा लगेगा तो आप सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं फिजिक्स में के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। कुछ क्या चर्चा करूंगा, काइनेमेटिक्स के बारे में ही चर्चा करूंगा। 11th क्लास का एक चैप्टर काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स एक चैप्टर नहीं, एक यूनिट का नाम होता है फिजिक्स का। जैसे मान लो कोई बॉडी मोशन कर रहा है, रेस्ट में है और एक्सीलरेट कर रहा है, इस सब के बारे में मतलब जितना भी अध्ययन किया जाता है हम उसी काइनेटिक्स के बारे में बता रहे हैं, कुछ इसके बारे में रिलेटेड। फिर देखिए, काइनेमेटिक्स जो होता है ना, काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में ऐसा चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि मोशन मोशन बताएं आप लोगों को, हम मोशने पर लेकर चलते हैं। जब मोशन कि बिना कारण जाने हुए जिसमें अध्ययन किए तो काइनेटिक्स बोला जाता है। मतलब मोशन ये हो रहा है ना कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे किस काइनेमेटिक्स चैप्टर का नाम लिखे शुरू, भाई कोई ऑब्जेक्ट दिया है, मोशन हो रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है, वेलोसिटी भी वेलोसिटी से अभी ऐसे स्पीड से मोशन कर रहा है। ये बिना कारण ये हम नहीं जानेंगे। काइनेमेटिक्स में ये हमको एक दाना नहीं पढ़ने को मिलेगा कि ये क्यों मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है क्यों मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है क्यों रुक गया, ऑब्जेक्ट जो है क्यों एक्सेलरेट हो गया, ऑब्जेक्ट जो है क्यों वेलोसिटी इतना वेलोसिटी से चल रहा है और इतना वेलोसिटी इसका डिक्रीज हो गया, रोटेशन रिटार्डेशन हो गया। ये सब कुछ नहीं जानेंगे हम इस चैप्टर में, इस काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में ही जानेंगे। काइनेमेटिक्स में जिसमें किस तरह होता है कि हाँ, वेलोसिटी टाइम के रिलेशन जानेंगे, एक्सीलरेशन टाइम के रिलेशन जानेंगे, डिस्टेंस टाइम के रिलेशन जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन जानेंगे। काइनेमेटिक्स में ही जानना ही है। तो यहीं से जानने के और शुरू करते हैं अपना वीडियो को का। सबसे पहले काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम टर्म जानते हैं मोशन को। मोशन क्या होता है, पहले तो मोशन को जिस चीज में अध्ययन किया जाता है ना, जिस माने इसी में अध्ययन किया जाता है उसे मैकेनिक कहते हैं। मैकेनिक कहते हैं, अध्ययन करने वाली मैकेनिक्स कहते हैं। मतलब मोशन का जिस विधि में अध्ययन किया जाता है फिजिक्स की यूनिट में ना, उस यूनिट को ही मैकेनिक्स कहते हैं। जैसे नहीं सुना था फिजिक्स का कुछ मैकेनिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ऑप्टिक्स होता है, उस सब इसी तरह मैकेनिक्स बोला जाता है। अब मोशन कहते हैं किसको, मोशन यहाँ पे जानिए। मोशन जब किसी जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार अपने पोजीशन को ना चेंज करे उसे मोशन कहते हैं। अब मान लीजिए सब परिभाषा सिर्फ लिख दे रहे हैं। जब किसी जब किसी ऑब्जेक्ट में टाइम के अनुसार टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता हो, टाइम के अनुसार उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, टाइम के अनुसार अनुसार उसका पोजीशन चेंज पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उस ऑब्जेक्ट को तो उस ऑब्जेक्ट को टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोला जाता है। सॉरी, रेस्ट में बोला जाता है। मोशन है ना, मोशन रेस्ट इससे रिलेटेड है। पहले हम रेस्ट पढ़ रहे हैं। टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को ना चेंज करे उसे रेस्ट में बोला जाता है, में बोला जाता है। यही इसी का थोड़ा सा और मिला लो, इसमें थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं तो यही मिला लो। अब दूसरा लिख दे रहे हैं मोशन का, मोशन रेस्ट मतलब रिलेटेड टर्म है, इसीलिए हम यही लिख दिए हैं। और टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज करे, टाइम के अनुसार। अब थोड़ा सा आगे अपना अपना बना कर लिख लीजिएगा, फिर जिस तरह कीजिए उस तरह। टाइम के अनुसार अपने पोजीशन में अपनी पोजीशन में
चेंज करे, अपने पोजीशन में चेंज करे, तो उस ऑब्जेक्ट को उस मोशन में बोला जाता है। समझ गए? इसी समझ गया, पहले समझ गया मोशन, मोशन रेस्ट या मोशन, मोशन की परिभाषा मोशन के नीचे ला है, ऊपर ला होता है मोशन और रेस्ट। ये मतलब मान लीजिए हम जैसे नहीं इसको हम आपको सबसे अच्छा एग्जांपल मैं इस मार्कर को दिखा रहा हूँ, सबसे विजुअलाइज करने के लिए एक बने नहीं होता है कि फील हो, हाँ ये मार्कर है, देखिए इस बोर्ड की स्लाइड है, इस पे से चल रहा है, इसे हम चला रहे हैं ना, तो ये जब चल रहा है ना तो इसको मोशन में बोला जाएगा। अब देखिए, अब आपको रेस्ट बता रहे हैं, ये है, हम इसको चुपचाप पर रखें, चुपचाप है नहीं, इसको चुपचाप मतलब ये चुपचाप नहीं है, हम इसको रखे हैं साइड पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब देख रहे टाइम तो बढ़ रहा है, हमारा टाइम हमेशा चलता रहता है ना, ये रुका हुआ है, ये अपने टाइम के अनुसार ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, इसलिए इसे रेस्ट में बोला जाता है। ये जो है टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक चेंज किया, जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति हो गया, क्या व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो मतलब जब समय जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे है एक्स एक्सिस में टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, आप देखेंगे टी इक्वल टू मैंने 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद ये यही व्यक्ति यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला है, तो इसका पोजीशन तो चेंज हो गया ना, तो इसको मोशन में बोलेंगे। इस अब जो ये व्यक्ति है जीरो टाइम पे मैंने जहाँ पे शुरू किया वहाँ यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे चला गया, तो इसे तो बोलेंगे कि हाँ ये तो व्यक्ति मोशन में है, क्योंकि इसका टाइम के अनुसार मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन जो है चेंज हो रहा है, तो इसको मोशन में बोलेंगे। और वहीं जो टाइम के अनुसार इसका पोजीशन नहीं चेंज होता तो इसको रेस्ट में बोलते हैं। जैसे हाँ टाइम टी इक्वल टू टी इतना यहीं पर है, या टी इक्वल टू 10 सेकेंड भी यहीं पर है, तो इसको रेस्ट में बोलेंगे। अच्छा है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को मोशन और रेस्ट अच्छा समझ में आ गया हो। जैसे हम अभी देख रहे हैं, हम इधर चुप खड़े हैं, साहब देखिए हम रेस्ट में कि मोशन में, कमेंट कीजिए, हम रेस्ट में हैं। अब देखिए आपको देखिए चल रहे हैं, चल रहे हैं, अभी हम मोशन में, मोशन रेस्ट समझ में आ गया, टाइम के अनुसार समझ में है ना, उस मोशन में। अब इसी के रिलेटेड कुछ टर्म हम जानेंगे अब, मतलब काइनेमेटिक्स में वो देखिए, पहले देखिए मोशन जाना, सॉरी उसमें होता है मोशन जान गए, अब मोशन के देखिए मोशन में आएगा, मोशन के पहले तो कोई भी चीज जानने से, कोई जानने के बाद उसको होता है कि पहले उसका जानने की होता क्या है, उसके बाद जब पूछ जान गए तो होता क्या है उसके बारे में, उसके बाद जाने की कितनी प्रकार का होता है, इसको कितना बार पढ़ा जाता है, कितना टाइप में होता है। तो मोशन जो होता है ना, मोशन वो 3 प्रकार के मोशन होते हैं। फर्स्ट मोशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट मोशन होता है वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मोशन होता है, इसे वन डी कहा जाता है। वन डी मतलब वन, इसका डायरेक्शन वन एक ही दिशा में होता है, जैसे मैं बता रहे इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर हम किसी है कोई मेरे लेटस कोई व्यक्ति है समझिए का, सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, सीधा एक ही, देखिए डायरेक्शन तो आपको पता है, इधर एक्स एक्सिस कहते हैं, इधर वाई एक्सिस कहते हैं का है, तो अब ऐसा चलेगा तब नहीं, इसको 2D डायरेक्शन में कहेंगे। देखिए इसके समय के अनुसार इसका डायरेक्शन जो है एक्स में भी चेंज बदल रहा है, वाई में भी आगे बढ़ रहा है, तो इसको 2D कहेंगे। और वही जो होगा ये व्यक्ति जब समय के अनुसार देखिए कि कभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ऐसा ही बढ़ते जाएगा, ऐसा ही बढ़ते जाएगा, इसी लाइन पे बढ़ेगा आगे तक, तो उसको वन डी मोशन कहेंगे। वन डी मोशन में देखिए हमारे फिजिक्स में चैप्टर भी है स्ट्रेट लाइन मोशन, समझ में आता है, स्ट्रेट लाइन मोशन वन डी मोशन में ही आता है, वन डी मोशन में इसमें आता है स्ट्रेट लाइन मोशन। मैंने जो लिखी होगा ना वन डी मोशन में ही आप उस चैप्टर बताइए, अब हम बता दिए नॉर्मल की वन डी सीधा चलेगा, इसी को बताइए उसमें एक चैप्टर बना दिया, इतना ही नहीं है, आगे चलते जाइएगा ना, इसमें बहुत चीज है, सब धीरे 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 लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है 2D मोशन, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन, इसको शॉर्ट में 2D लिख दूं।
अब इसका अब इसमें भी 2D मोशन वैसा नहीं होता। 2D मोशन में होता है, एक और है उसमें चैप्टर है अपने में, अपने क्लास में, मोशन इन प्लेन। प्लेन इसमें होगा ना, इसमें 2D के बारे में मतलब देखता है, कोई भी वस्तु चलेगा ना तो एक दिशा में नहीं चलेगा, वो दो दिशा में चलेगा। बता रहे हैं किसी में, अब इसको एग्जाम्पल में यहाँ पर किस तरह से बता रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा। इधर देखिए समय के अनुसार, देखिए समय जैसा जैसा बढ़ते जा रहा है इधर, तो समय भी बढ़ेगा, तो इधर एक्स में भी इसका मैंने डिस्टेंस बढ़ा, और वाई में ऊपर में तो जा रहा है ना, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। देखिए इसका मतलब है कि ये मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो डायरेक्शन में अपनी मोशन गति को कर रहा है। मोशन मतलब गति तो पहले बताए थे, अब गति बताया तो आप लोग मत सोचने लगे कि क्या बोल रहे हैं, मोशन मतलब ये गति होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2D डायमेंशनल में चल रहा है। इसी में जैसे में आता है कि अब आगे सब सब पढ़ते जाएंगे, अभी बहुत कुछ है इसमें और होता है, इसके प्रोजेक्टाइल वो सब आज आगे बढ़ेगा। यहाँ पे तीसरा होता है 3 डायमेंशनल। मोशन 3D बहुत होता है, जैसे में नहीं होता है सीधी की तरह, हम जैसे में क्यूब ले लिए, क्यूब और उस सब मोशन के लिए, तो उस सब मोशन का अध्ययन ही नहीं किया गया, इसमें अध्ययन किया जाएगा तो बताया जाएगा अभी। इतना हम जान गए मोशन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, अब पहले देखिए, अब चला जाए कि स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर की ओर का। इसमें देखिए इसमें होता है कि कुछ कुछ टर्म जानेंगे हम, कुछ टर्म जानेंगे, तो देखिए अब यहाँ से आपको इतनी करना है कि हाँ, इसमें आप लोग से एक सवाल किया जाए कि हम यहाँ से देखा जाए कि हाँ, पूछे कि यहाँ पटना कितना दूर है, तो बोला जाएगा 200 किलोमीटर है, और लोग कोई बोलेंगे 300 किलोमीटर है, कोई बोलेगा कि 250 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 10 किलोमीटर है। तो जितना जरूरी ये नहीं है कि यहाँ से, मतलब जितना जरूरी ये नहीं है कि पटना कितना दूर है, उतना जरूरी है कि पटना कहाँ से कितना दूर है। ये जानना जरूरी है, कहाँ से कितना दूर है, कहाँ से कितना दूर है। मतलब किसी भी अगर हम बोल दे कि पटना कितना दूर है, तो सवाल गलत बोल दिए हम, सवाल गलत बोल दी थी, इसके आंसर का सफा गलती होगा। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहाँ से कितना दूर है। तो जहां से जाना जाता है ना, उसी को फ्रेम ऑफ रिफरेंस बोला जाता है। समझ में आया, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब लिख देना है क्या वैसा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से किसी वस्तु का पोजीशन जहां से किसी वस्तु को देखा जाए, जिस जगह से, उस जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। अब लिख दे रहे हैं का, जिस प्लेस से, प्लेस मतलब स्थान होता है, से प्लेस से ऑब्जेक्ट को देखा जाए, देखा जाता है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। उस जगह को, सॉरी, उस जगह को, हाँ हाँ उसे या उस जगह को कुछ भी बोल सकते हैं। जब समझ रहे हैं तो लिखने में क्या जरूरत, हम तो लिखते भी नहीं, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। उस जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब एक इसमें आता है, देखिए अब एक टर्म आता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है, माने फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो जगह ना हो गया, वहां से कोई ना कोई तो देखता होगा का। अब पूछा जाए कि हाँ, अब यहाँ से किस तरह हम पटने के जगह एग्जाम्पल लेते हैं, अब भी लेटेस्ट मान लो कि यहीं से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम तो देख कर बता रहे हैं, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ, माने कोई ना कोई तो देख कर बताता होगा कि हाँ इतना दूर है, इतना है, इतना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जो व्यक्ति रहकर किसी वस्तु को देखता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखता है, उसी को ऑब्जर्वर बोला जाता है। ऑब्जर्वर मतलब जो उसको ऑब्जर्व करता है, उस दूरी को जो ऑब्जर्व करता है, उसी को ऑब्जर्वर बोला जाता है, ऑब्जर्वर बोला जाता है।
ऑब्जर्व अब क्या लिखे, अब समझ लीजिएगा, जब हम बोल दिए हैं तो आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए अब हर एक एक लाइन लिखा जाए तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा ना का। वीडियो लंबा हम करना नहीं चाहते हैं। समझना समझा दे रहे हैं, समझा अगर समझ ले रहे हैं तो इतना कुछ इतना भी कम नहीं है। समझ ले रहे हैं तो कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ को समझ लिया जाए तो कोई अपना से नहीं लेता। ये बता दिए, ऑब्जर्वर बता दिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दिए है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमको आशा है कि आप समझ लिए होंगे का। रेस्ट भी थी भी देख लिए हैं, थी भी देख लिए हैं का, रेस्ट भी देख लिए हैं, अब मोशन भी देख लिए हैं। अब होता है पोजीशन, एक और टर्म आता है पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन मतलब किसी भी वस्तु का लोकेशन बताए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उसी को पोजीशन बोला जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी वस्तु का पोजीशन लोकेशन जानने, लोकेशन वही फ्रेम, अच्छा लिख ही दे रहे हैं का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लोकेशन को कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन हो गया मतलब एक्स डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर चला है वाई डिस्टेंस, जीरो से जीरो ओरिजिन से। तब पूछा जाए इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन इसका हो जाएगा एक्स इंटू वाई, एक्स कोमा वाई। कहाँ से, तो ओरिजिन से, ओरिजिन से इसका एक्स में एक्स डायरेक्शन में, वो एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चला है, वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस चला है, तो इसका पोजीशन ही होगा। समझ में आया, पोजीशन। पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी वस्तु का लोकेशन के बारे में जानना, उसी को पोजीशन कहा जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही, हाँ, जहां से पूछा जाए ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में ही, अदर से नहीं बोल पाए, अदर से मतलब अब यहाँ से थोड़े जान जाएंगे हम इसका पोजीशन। अगर देता तब नहीं, यहाँ से जाते कि यहाँ से यहाँ तक अबाउट इसके मतलब इसके यहाँ, इसके अबाउट यहाँ तक। अभी तो अबाउट और कुछ नहीं दी, इसके अबाउट ही नहीं दिया, क्या करेंगे, यहाँ से ही डायरेक्ट लेंगे ओरिजिन से। समझ में आया, ये जान के उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आपको विधि पढ़ेंगे वहीं की। अब चलेंगे अपना इसी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसी के बारे में चलेंगे। देखिए रेस्ट अब इसी बताए थे, उसी में बता दिया। अगर कोई भी मतलब इसी में होता है कि हाँ, कोई भी वस्तु जो होता है ना, कोई भी दुनिया में, अब आपको ये बता दें ज्ञान के लिए कि दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में नहीं है। सब 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 वस्तु जितना भी है, सब ना सब एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन में ही है। इसी में हम यहाँ पे रेस्ट में है। अब आज हम थोड़ी हम रेस्ट में, तो रेस्ट में है। हमारे अर्थ जो, अर्थ भी तो परिक्रमा करती है, अर्थ मैंने अपनी अक्ष पे घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जो पृथ्वी से बाहर देगा तो हम तो गति कर ही रहे हैं का। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि गति में है, वो देखने वाले पे डिपेंड करता है। देखने वाले पे मतलब ये जो है, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति, जैसा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, दो व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया, ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो जो ये जो इसको देखेगा ना, तो ये रुका हुआ दिखाई देगा। हम जब हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, हम इसको यहाँ से देखें ना, यहाँ से इस सब को देख रहे हैं, इस सब को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नहीं तो 10 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड से, या 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों चल ही रहा है। इसको ये जब इसको देखेगा तो रेस्ट में है। अब तो कंफ्यूज हो गया कि जब मोशन में है, हम कह रहे हैं मोशन में है, ये कह रहा है रेस्ट में है। तो कोई भी चीज होता है ना, रेस्ट और मोशन जो होता है, एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेट होता है। समझ में आया, रेस्ट और मोशन जो होता है एक दूसरे से रिलेट टर्म होता है। इसके अपेक्षा में रेस्ट में है, इसके अपेक्षा में चल रहा है। आप लोग को अच्छा अच्छा ही बताएंगे, जैसे में आप लोग बस और ट्रेन मतलब कुछ भी चीज का सफर तो किए होंगे। तो जैसे ट्रेन का सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन में मतलब जितना भी लोग बैठे होंगे ना, देखना ना, जितना भी लोग आपके अपने कोई भी मैंने आपके दोस्त के बगल में बैठा हो, आपके सामने वाला सीट बैठा हो, ट्रेन 100 मीटर पर से 100 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। समझ में आया, 100 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। तो अभी इतना स्पीड से ट्रेन चल रहा है, इतना स्पीड से चल रहा है, मोशन कर रहा है ट्रेन।
लेकिन जो आपके सामने वाला व्यक्ति दिखेगा वो चुपचाप बैठे दिखेगा, वो रेस्ट में तुमको आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ आप भी मोशन में हो, इसलिए वो रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि उसके साथ आप भी मोशन में हो। अगर आप ट्रेन से बाहर निकल जाइए तब देखिए जाओ तो सब जा रहा है, ट्रेन के साथ साथ सब जा रहा है, ट्रेन के साथ साथ तो सब जा रहा है। अगर नहीं जाते ना, अब बहरी से देखिए, इसको देख रहे किसी को मानिए ना, वही बात वो बोल दिए थे, मतलब लेटेस्ट मान दिए ट्रेने है तो ट्रेने मूव कर रहा है बाहर से। अब जो अंदर से दिख रहा है सब, तो अंदर से दिख रहा है तो रेस्ट में है, बाहर से कोई दिख रहा है तो ये सब गति में है ना। ये हमको समझाना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो एक दूसरे के मतलब कि नहीं था, रेस्ट में है कि मोशन में है, वो देखने वाले पे या जहाँ से ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले थे, मैंने जो लिया जाता है ऑब्जर्वर जहाँ से देखता है उसके पे डिपेंड करता है वो मोशन में है कि वो भी रेस्ट में है। अगर वो इसी के साथ मोशन में, जैसे उसे सॉरी इसी के साथ वो मोशन में है, इसी के साथ अगर वो भी मोशन में है, इसके सेम मोशन में है तो रेस्ट में दिखाई देगा। और एग्जांपल दे रहे हैं, आप किसी मतलब रोड पे होता है, सफर करते हैं, कोई देखते हैं सफर कर रहे हैं, कोई इधर पास देखेंगे, पास से आ रहा है पास चल जा रहा है, अब क्या सोचेंगे, अरे हम खड़ा ही हैं, हम आगे से निकल गए। नहीं, आप भी चल रहे थे ना उस टाइम, मिलाइएगा आप लोग कि आप भी सफर कर रहे हो, कोई बाइक पे बैठे कर रहे, कोई बगल से भी तेजी में बाइक निकल गई, आपको लगेगा कि हाँ चुपचाप है, देखो ना बाइक वाला निकल गया। नहीं, एक और होता है कि इसमें हम ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहे हैं कि जितना भी ऑब्जर्वर होता है ना, जितना भी मतलब जो देखने वाला होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो आदमी देखता है, जो मैंने जिस पोजीशन से देखा जाता है, वो आदमी मतलब अपने आप को एज्यूम, अपने आप को होता है ना रेस्ट में मान कर देखता है। इसे हम यहाँ से देखते हैं, इस सबको देखते हैं तो रेस्ट में मान कर देखेंगे। ये जो देख रहा है, ये जो इसको अपने आप को रेस्ट में मान लिया, ये इसको दिख रहा है, तो अपने आप को रेस्ट में मान लेती, मतलब इंटरनेट बॉडी के साथ ये सब तो मोशन में कर रहा है, तो अपने आप को रेस्ट ये भी सॉरी ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, तो उसको रेस्ट में दिख रहा है। हम मोशन में नहीं है, हम रुके हुए हैं, तो ये सब मोशन में दिख रहा है और इसी कर रहा है। ये तो बता दिए, यही बताना था कि कोई भी मोशन और जो इसी होता है ना, मोशन और रेस्ट जो होता है एक रिलेटिव टर्म होता है, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। किसी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु मोशन में है, कोई वस्तु रेस्ट में है, सब एक दूसरे पे इति होता है। अब बताइए डिस्टेंस, आप बोले थे कि उसे तो अब पहले अब हम चाहते तो शुरू में यही शुरू कर थे कि डिस्टेंस से ही शुरू कर देते, लेकिन नहीं, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के बारे में बोल दिए कि का थोड़ा सा कुछ लग जाए आप लोग की महसूस रहे, काइनेमेटिक्स के बारे में बोल दिए, कुछ मोशन के बारे में बोल दिए, कुछ एब्जॉर्बर के बारे में बोल दिए, कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बोल दिए, मोशन रेस्ट बता दिए आप लोगों को। ये भी बता दिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे के अपेक्षा रेस्ट में है या मोशन में है, वो देखने वाले पे ही डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड कर रहा है। समझ में आया ना? एग्जाम्पल भी अच्छा अच्छा दे दिए, समझा ही दिए, आप अपना से आप समझ लीजिए, अपना से बना कर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया। अब यहीं पे आपको रिलेट करा रहे हैं, अब दोनों रिलेटिव टर्म भी होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस आपको पहले सबसे पहले इसका परिभाषा बता रहे हैं, डिफिनीशन। डिफिनीशन जब आप जानेंगे ना, तो मतलब किसी इसके बारे में जानेंगे तो ना आगे पढ़ेंगे कि इसका मतलब ऐसा थोड़ी इसे एक डिफिनीशन बताएंगे, इसका एक डिफिनीशन बता दे रहे हैं, उसके बाद इसका 4-5 प्रॉपर्टी बताएंगे, इसका भी एक डिफिनीशन बता रहे हैं, उसके बाद 4-5 प्रॉपर्टी बताएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया, जो मैंने चला गया या तय किया गया, चले गए एक्चुअल पाथ, जो मैंने पूरा प्योर लेंथ जो होता है ना, उसकी लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। जैसे में देखिए, ये कोई व्यक्ति हुआ यहाँ पे, ऐसा चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सॉरी 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, समझ में आया ना? मतलब ये डिस्टेंस बता रहे हैं मीटर और कुछ में। अब यहाँ से आपको पूछ लिया जाए, यहाँ से आपको पूछ लिया जाए इतना दूर हो गया कि यहाँ से 6 ऐसा, हाँ 7 नहीं होगा, ये होगा 9 होगा, नहीं 9 सॉरी 9 होगा। तो बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसके बारे में। ये देखिए, अब पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम क्या बोले थे, किसी व्यक्ति द्वारा तय किया गया एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस बोला जाता है। अब ये कितना, 4, 6, 2, 7,
17 8 8 25, 25 9 34। इसका डिस्टेंस होगा ना, मान लीजिए अगर मीटर ही बैठाए थे, इसका मीटर ही, तो इसका डिस्टेंस होगा 34 मीटर। 34 मीटर। अब बोला जाए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए जानते हैं क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, अब हम डिस्प्लेसमेंट परिभाषा नहीं, परिभाषा किसी वस्तु के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किए गए इनिशियल मैंने तय किए गए दूरी को, इनिशियल एंड फाइनल दूरी को जो स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, मैंने जहां से चले हैं, शुरू किए हैं, जहां से लास्ट किए हैं, उसके बीच का जो सबसे कम वाला दूरी होता है, सबसे न्यूनतम दूरी होता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। समझ में आया? इसके शॉर्टेस्ट सबसे नीचे एंड होगा, यहाँ से आया है इतना दूर का, इतना दूर हो गया। अब इसको डिस्प्लेसमेंट निकाले, कितना निकाले, कितना ई हो गया तुम्हारा, ई हो गया। अब बता रहे हैं आपको, ई है दूसरा, ई हो गया कितना आपको, ई हो गया इसे 8 है, 6 है, दो हो गया, दो हो गया। अब नहीं निकल जाएगा यहाँ से, दो हो ये गया, ये 4 है, ये है, तो निकाल देंगे 2 का स्क्वायर, चलो 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा √20 हो जाएगा, है 2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू √5, इसका डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। समझ में आया? ये बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मतलब यहाँ समझ में आया कि जो डिस्टेंस होगा ना, ये एक्चुअल पाथ होगा, ये एक्चुअल पाथ होगा डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट तय किया गया है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ई वाला होगा, ई वाला होगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से उसके और इसके इनिशियल, इसका इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और एक्चुअल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो परिभाषा लिख दे रहे हैं, और उसके बाद जो होगा हम सब नहीं लिखेंगे, परिभाषा लिख दे रहे हैं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख रहे हैं यहाँ पे कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई एक्चुअल पाथ लेंथ को तय किए गए एक्चुअल लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। ये होगा कि किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए तो डिस्टेंस की इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। किसी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया टोटल पाथ लेंथ के, मतलब एक्चुअल, एक्चुअल मतलब जो ओरिजिनल होता है, मतलब जो किस तरह बोले थे, यहाँ से चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, इस पर ये रास्ता है, मान लो कोई रास्ता ऐसा ही रास्ता दिया, तो ये जो रास्ता हो जाएगा ना, ये रास्ता, उसको डिस्टेंस बोला जाता है, मतलब दूरी बोला जाएगा। ये जो रास्ता हो गया, इसको इतना दूरी हो गया। अब यहाँ से इसका पूछ दिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापित कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखिए यहाँ से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले हैं कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो यही लिखे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया एक्चुअल डिस्टेंस के सबसे छोटी डिस्टेंस को, एक्चुअल लेंथ को, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ को, पाथ ही बोलेंगे, माने जो रास्ता है, पाथ के सबसे छोटी डिस्टेंस को, सबसे छोटी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए अभी इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे नहीं, अब इसके बारे में खाली मौखिक बोला जाएगा। इसके बारे में जो भी बोलेंगे मौखिक बोलेंगे, 3-4 बात बोलेंगे, आप लोग देखकर अपने से लिख लीजिएगा। ये जो होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर वेक्टर आपको बाद में वेक्टर में नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे, या वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, ऐसा ही बता दें कि स्केलर वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन होता है वेक्टर। अब इसको बताएंगे ना, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में है, यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में। अब स्केलर जो होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब लिख दे रहा है इसमें, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा वेक्टर हो गया,
ये स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये जो होता है ना इसका समय के अनुसार, समय के अकॉर्डिंग, समय के रिस्पेक्ट में ये हमेशा बढ़ते रहता है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ से हम स्टार्ट की, ऐसा 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 दिन चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, यहाँ पे फिर आए समय के साथ देखिए, समय समय बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, डिस्टेंस बढ़ता गया यहाँ से यहाँ। अब डिस्टेंस इसका देखेंगे सब लेंथ को ही डिस्टेंस बोलेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समय के साथ बढ़ता भी है घटता भी है, कभी जीरो भी हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, कोई घर है, हम मैंने अपना घर से चल रहे हैं, घर से अपना रास्ता स्टार्ट किए, अपने स्कूल गए, फिर मार्केट गए, फिर घर चलाए। तो अब पूछे जाएगा डिस्टेंस कितना हो गया, इसको मान लिया हम एल है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 3L हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट पूछ दे कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंच गए। डिस्टेंस बोले थे फाइनल पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा है डिस्टेंस, सॉरी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, जबकि एक्चुअल लेंथ को इसी बोला जाता है। अब अब ई लिखे तो यहाँ पे शिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, शिफ्ट एंड डिस्टेंस लिखे तो वही बात होगा, एक एक बात कोई कोई बार बना के लिख सकता है, लेकिन मेन यही है। एक जो शॉर्टेज डिस्टेंस, सबसे अच्छा परिभाषा ही आप रखिएगा, आप लोग इतना मालूम रहेगा, इतना नहीं वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कोई भी रास्ता अब आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। कोई लड़का है, इसका घर हो गया, आप लोग भी घर से स्कूल जाते हैं, शुरू में होगा तो स्कूल जाते हैं, इसका स्कूल हो गया, स्कूल हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका कोई को रास्ता, स्कूल जाने का कोई को रास्ता होता है। एक देखिए ये रास्ता हो गया, एक है ये इधर जा रहा है, इधर 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 ऐसा हो रहा है, एक है इधर जाके अपनी इधर जा रहा है। अब इधर जाके एक दोस्त के यहाँ घर है, एक दोस्त के घर मिलता है, फिर चौक पर जाता है, उसके बाद स्कूल जाता है। एक होता है सीधा यहाँ से निकल चल जाता है। देखिए अभी एक मैं इसको नाम दे रहे हैं, रास्ता का नाम दे रहे हैं, 1 2 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस कौन होगा, आप बिना संकोच किए हुए बता सकते हैं। सबसे छोटी लेंथ क्या होता है, ये तो ऑब्जेक्ट के द्वारा, मैंने वस्तु के द्वारा, जो व्यक्ति अपने घर से, जो लड़का अपने घर से स्कूल जा रहा है उसके द्वारा तय किया कितना रास्ता हो गया ना। हम क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस 3 नंबर ना है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये अदर्स ऑफ डिस्टेंस होगा, इतना बोलते हैं ना डिस्टेंस डिस्टेंस वाले। अभी अब आगे बोले थे ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये समय के साथ हमेशा बढ़ता है, ये समय के साथ घटता है। बता दिए एग्जाम्पल ही बता दिए थे, वो घर वाला जाकर घर, मैंने घर से निकला था मार्केट में, घर बता दिए थे। अब और बता रहे हैं कि ये जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब डिस्टेंस होता है ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब कि हम बढ़ रहा है ना, इसका नहीं देखेंगे कि इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, इधर जा रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन, इसमें होता है ना कि अब हम वेक्टर में देखेंगे तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर निगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव माने तो नीचे निगेटिव मानेंगे, या नीचे पॉजिटिव माने तो ऊपर, लेफ्ट के पॉजिटिव माने तो राइट के निगेटिव, नहीं राइट के पॉजिटिव माने लेफ्ट। ऐसा इसमें नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी में, है ना। आप लोग इतनी समझ लिए होंगे, डिस्प्लेसमेंट समझ लिए, डिस्टेंस समझ लिए का, और इतनी समझ लेकर एनिमेटिव वही तो अच्छा से बता ही दिए हैं। आप लोग अब थोड़ा सा इसी को रियलाइज करें। एक और चीज बता देना आप लोग को, बहुत अच्छा चीज है आप लोग को फिजिक्स में, मतलब हमेशा मिलेगा, हमेशा नहीं बोला जाता है, हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि एक त्रिभुज होता है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल, सॉरी यहाँ यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया 37 डिग्री और 53 डिग्री सुनने को मिला होगा आप लोगों को, मिला है ना। अब इसका देखिए, इसका क्या होता है, इसका मतलब आप लोग रट लीजिएगा, रट निकाल लीजिएगा, वो प्रूफ करने वाले हैं तो लंबा प्रोसेसर, इसका प्रूफ करने सब प्रूफ हो जाता है। तो अभी तो इसमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं फिजिक्स में, बस यहाँ पर रट लीजिए, इसका डिस्टेंस होता है ना 4 3 5 होता है, तो ये 4 3 होती है 5 फिक्स हो गए 5 हो। अब आप लोग को रटने का तरीका बता दे रहे हैं, मैंने इसका एक ट्रिक नहीं बता रहे हैं, शॉर्टकट बता दे रहे हैं, शॉर्टकट भी समझिए या इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये बड़ा है 53, बड़ा है 37 से, इसका जो आमने, इसका जो सामने होगा ना, आप याद कर लीजिएगा कि 3 4 होता है, इसका बेस पेरिपेंडिकुलर 3 4 3 4 3 4 3 4 होता है। तो अब देखिए, बड़ा वाला का सामने का बड़ा वाला होगा, छोटा वाला का सामने का छोटा वाला होगा।
बड़ा वाला का परपेंडिकुलर बड़ा वाला होगा, बड़ा होगा, छोटा वाला का परपेंडिकुलर छोटा होगा। अब इसमें होता है cos, देखिए cos 37 का मान पूछेगा, cos 53 का मान पूछेगा, sin 37 का मान पूछेगा, sin 53 का मान अब आ जाता है, कहीं कहीं ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना कि बनाना पड़ेगा। तो अब इसका मान आपने निकाल देगा, sin 53 साइन थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा इक्वल देते टी बाई एच होता है, तो टी कितना है 4 दिया है, 4 देकर एच कितना है 5 दे दिया है। साइन 37 साइन 37 का इसका पी बाई एच होता है 3/5 होगा। आज देखिए 3/5 अच्छा लिख रहे हैं, नहीं समझ रहा है, 5 हो गया। अब ये cos cos मैंने 53 डिग्री cos के बराबर जानते हैं b बराबर एच, बी बाई एच होता है। तो b जानते हैं कि अगर थीटा का जो सामने होगा उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और थीटा का जो जस्ट नीचे होगा सटा हुआ होगा उसे बेस कहते हैं। अब 53 डिग्री है तो 3/5 हो जाएगा, यहाँ लिखिए 3/5 हो जाएगा। इसमें जब 37 डिग्री पूछेगा तो 4/5 हो जाएगा, समझ में आया ना। इसको तो हम आसानी से बता दिए। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा एक और निकालने के बता रहे हैं आप लोग, डिस्टेंस किस तरह निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट किस तरह निकाला जाता है। अब यहाँ से देखिए, अब क्वेश्चन बता रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, ये अब पूछा जाए कि ये जो कोई यहाँ से ऑब्जेक्ट है 6 मीटर ऐसा दूरी चला, 4 मीटर ऐसा चला, फिर 5 मीटर ऐसा चल गया। अब पूछा जाए इस, अब यहाँ से मतलब यहाँ कोई व्यक्ति था, जो फिगर है यहाँ कोई व्यक्ति था। अब बाद में समय के अनुसार इतना अब समय अभी अभी इसमें समय रिलेट कर लेंगे तो एसपी का जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट में समय लेगा तो वेलोसिटी चलेगा। तभी हम जाने जरूर, हम खाली डिस्टेंस निकालने सीख रहे हैं। अब यहाँ पे व्यक्ति पहुंच गया, देखो किस तरह दांत किया हुआ है, क्यों तो इतना डिस्टेंस तय कर लिया, इतना दूर चल गया थक थक, तभी बेचारा हंस रहा है। क्या किया जाए इसका, देखिए देखिए इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम आप लोग क्या बोले थे, डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे बढ़िया बोले जितना एक्चुअल पाथ होगा, जितना रियल पाथ होगा, जितना वो सच में चला होगा ना उसी को जोड़ दीजिए। क्या होगा 6 + 4 + 5 इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया 10-15 मीटर हो गया ना, 15 मीटर डिस्टेंस हो गया। ये आप लिख दीजिए, डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल पाथ हो गया। एक्चुअल पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस बोला जाता है। एक्चुअल पाथ हम जोड़ दे, डिस्टेंस तो निकाल दे, डिस्टेंस इसका आसान था। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इसका किस तरह होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसका। अब देखिए इसका देखिए, यहाँ से अगर यहाँ जाए तब ऐसा जाए, यहाँ से आके तब ऐसा जाए, तो थोड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट इसका। सबसे देखिए सबसे छोटा ये ना होगा, सबसे नहीं होता है तीरे भाटी, नहीं बोला जाता है तीरे भाटी, कोई भी रास्ता को बोला जाता है नहीं। आप यहाँ से चलिए ना, यहाँ से तीरे भाटी जाइएगा ना, मतलब कोई नहीं बताता है, यहाँ से सीधे तीरे भाटी जाएगा ना तो वहां पे निकल जाइएगा। तीरे भाटी जाएगा तो आपको शॉर्टकट नजदीक पड़ जाएगा। वही होता है कि दो पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इसकी लंबाई अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, लंबाई निकालना है तो एक काम करो, सबसे अच्छा आप यही काम करो कि ऐसा कर दो, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर होगा, ये कितना है 6 मीटर, ये कितना है 5 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 11 मीटर है। आई कितना होगा 4 मीटर। अब इसको नहीं निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल टू होगा रूट अंडर परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर को शॉर्टकट में पी बोला जाता है, अब बेस को शॉर्टकट में बी बोला जाता है। तो इसको निकालने के लिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121 हो जाएगा, शायद 121 ही होगा, कोई बात उसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्लस 16 हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 36 37 100 रूट अंडर 137 का। इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया रूट अंडर 137। अब इसका हल क्या निकलेगा, इतना ही आंसर इसका लिख दीजिए। अब देखिए एक और आपको बता दे रहा है, ये तो कोई निकाल सकता है, ये तो नॉर्मल है यार। अब देखिए इसमें होता है अगर कोई सर्कल दे दे, सर्कल दे दे, ये हो गया कि दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन एक है, दूसरा क्वेश्चन है ये जो सर्कल दे रहा है ईश्वर है, इसका रेडियस आर हो गया, आर हो गया, रेडियस आर हो गया। हाँ अब इसका पूछ दिया जाए कि अगर इसका लंबाई तो इसका
अब कोई वस्तु यहाँ पे पहले था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऐसा चल गया, ऐसा चल गया, ऐसा यहाँ पे आ गया है, आ गया यहाँ पे, यही व्यक्ति है, कोई था है, जो यहाँ से चला है यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक चला है। अब पूछा जाए कि इसका इसी का निकालेंगे, इसका डिस्टेंस क्या कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, आप क्या निकालिएगा कि थीटा है, थीटा ने इसको 90 डिग्री मान लेते हैं आसानी के लिए, 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कर दे 90 डिग्री। अब इसको आसानी के लिए 90 डिग्री हम मान लेते, अभी तो 90 डिग्री माने, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्वेश्चन तो बाद में कॉन्सेप्ट, इसको थीटा मान के चलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है हम फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं, उसके बाद आप करते रहिएगा। हाँ, क्वेश्चन तो कोई कर, क्वेश्चन बता देगा तो नहीं कर लेगा। अब इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू क्या होता है, अगर एल क्या है, एल यहाँ पे है, एल इक्वल टू है, एल इक्वल टू है लेंथ ऑफ आर्क, उसको आर्क बोला जाता है, आर्क, ए आर सी, आर्क, आर्क मतलब त्रिज्या होता है, तो ना ये आर्क का लेंथ जो है एल दिया वो आर्क का लेंथ है, और थीटा हो गया, थीटा जो है एंगल बिटवीन टू रेडियस के बीच का थीटा हो गया, आर रेडियस दे दिया है, तो हमको नहीं पता है एल इक्वल टू नहीं होता है आर थीटा, आर थीटा होता है जहाँ वे और थीटा रेडियन में होता है, रेडियन में होता है, थीटा रेडियन होता है, आप लोग को पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, पाई। और हमको अगर मान लीजिए 180 डिग्री, ये भी रिलेशन बता दिए, क्योंकि देखिए एंगल का जो एस आई मात्रक होता है, एस आई यूनिट होता है, वो रेडियन होता है, एंगल का एस आई यूनिट रेडियन होता है। हम लोग प्रचलित, हम लोग का नहीं होता है, एक होता है कि प्रचलित किसी का होता है, दो नाम होता है, एक होता है कागजाती नाम होता है, एक होता है प्रचलित नाम होता है। कागजाती नाम जो होता है ना बहुत कम लोग जानते हैं, अब प्रचलित नाम से वो आदमी प्रसिद्ध होता है, समझ रहे हैं ना, प्रचलित नाम से प्रसिद्ध होता है। इसी तरह जो है ना डिग्री नाम से प्रसिद्ध है, जबकि इसका ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा ही मतलब पूरा जितना भी वर्ल्ड है, जितना भी वर्ल्ड में मतलब एक्चुअल साइंस पढ़ा जाता है, उसका सबको मात्र वही माना जाता है, ऐसा यूनिट माना, इंटरनेशनल सिस्टम में वही यूनिट माना जाता है ऐसा ही। तो ऐसा ही है नहीं, ऐसा ही रेडियन होता है, हर जगह पाई को रेडियन में माना जाएगा। यहाँ हम लोग डिग्री मानते हैं, डिग्री माने इसका प्रचलित नाम हो गया, किससे बोले थे नाम वाला, कागजाती नाम प्रचलित नाम वही बोले। तो अब प्रचलित नाम होता है तो क्या रिलेशन है उसका इसके बीच में, रिलेशन उसका यही है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, समझ में। अब हमको पूछ दिया जाए कि 60 डिग्री बराबर रेडियन में निकाले, तो ऐसा नहीं निकाल सकते हैं कि इसमें, तो देखिए पहले लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, रेडियन हमको 60 डिग्री निकालना है, 60 डिग्री निकालना है तो क्या लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई इंटू पाई बाई 180 रेडियन, आर आर ए डी लिखिए ना, खाली आर ए डी मतलब शॉर्ट ना, रेडियन का शॉर्ट नहीं थी, जैसे सिंबल होता है, आर ए डी होता है सिंबल। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 3, 60 डिग्री को हम पाई रेडियन में बदले हैं तो आया है आपको पाई बाई 3, ये होगा रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। तो हमको अगर मान लीजिए यहाँ पे इधर निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, यहाँ पे डिस्टेंस एल इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे एल क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू, अब इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे इसी को एक क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं कि ये एक ही है, आई रेडियस, इसका रेडियस 8 मीटर दिया है, 8 मीटर रेडियस दिया, 8 मीटर रेडियस दिया ना। अब इसका इसका लंबाई निकालना है हमको, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री के पाई निकाले हैं तो क्या होगा, एल इक्वल टू होगा आपको आर थीटा होगा, तो आर थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 निकाले, यहाँ पे आर 8 हो जाएगा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 तो हो जाएगा, तो आपको 3 बार हो जाएगा, आपको एल इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई बाई 3, आंसर निकल गया। थोड़ा सा इसी होगा, थोड़ा गाजू में लिखेंगे पाई बाई 3, पाई ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, जिसको जैसा मन ऐसा पाई होता है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा जाता है, पाई बाई 3 हो गया, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई 8 पाई बाई 3 हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा। अब डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंशन होगा, अब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, जल्दी सोचिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आ गया ना। अब इसको ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट थोड़े बोल देंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्प्ले ई थोड़े होगा, यहाँ का यहाँ डिस्टेंस ध्यान देंगे ई होगा, ये नहीं होगा शॉर्टेज डिस्टेंस, होगा कि नहीं, इस यहाँ का शॉर्टेज डिस्टेंस ही होगा।
अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी आ गया, पता चल गया। और यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव कर दिए, एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझा दिए अच्छा से। हमको आशा है कि आपको भी अच्छा से समझ में आया होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ खाली लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस आर थीटा, थीटा इक्वल टू रेडियन। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। समझ गए ना? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इक्वल टू यही होता है। एक बार लिखते रहेंगे आप लोग और याद हो जाए। 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन, सॉरी यार, 2r साइन थीटा बाई 2 हो गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया। अगर थीटा एंगल यदि अगर आपको 90 डिग्री देता तो यहाँ पे थीटा बाई 2 45 डिग्री होता, 2r होता, 2 हो देता, आर रेडियस दिए देगा। और साइन थीटा का वैल्यू आप जानते ही है, 45 का वैल्यू किस तरह होता है? 45 वन बाई रूट 2 होता है का, 60 का रूट 3 बाई 2 होता है, 30 का एक 1 बाई 2 होता है, 90 का 1 होता है। ऐसा आप लोग पहले याद किए होंगे। नॉर्मल तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग भी 10 से पढ़ के आए होंगे। 10th में तो सब पढ़ा गया है, पढ़ाया गया है इसमें, कोई ना कोई पढ़ाए होंगे आप लोगों को। आप बताइए, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला बता दिए, डिस्टेंस का भी फॉर्मूला बता दिए। आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि आप ऐसा ही क्या लिख दिए, इसको ऐसा ही क्या लिख दिए हैं, ऐसा ही क्या लिख दिए हैं कि 2r साइन थीटा बाई 2। प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए, यही सवाल है। आइए यहाँ पे आपको शॉर्टकट में प्रूफ भी बता दें। शॉर्टकट में क्या, पूरा प्लेनली प्रूफ बनाएंगे। हाँ, ये हो गया, ये रेडियस हो गया। किसी भी सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है। किसी भी सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। और सब रेडियस का लेंथ सेम होता है। ये भी आर होगा तो ये भी आर होगा। समझ में आया? हमको इसी का ना डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यही ना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट का जब लंबाई निकाल देंगे तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का हमको लंबाई निकालना है। और हमको किसी तरह का ये एंगल जो है थीटा दिया है, थीटा ने दिया है, थीटा के नाम टर्म में लाए हैं, टर्म में लाए हैं तो थीटा दिया है। देखिए, अब इसको हम प्रूफ इतना लाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखिए, यहाँ से सेंटर से आपको पता होगा 10th में थ्योरम पढ़े होंगे कि सेंटर से डाले गए किसी भी त्रिज्या के, मैंने किसी भी इथी पर जो है ना इथी पर लंब होता है। यहाँ पे कोई भी डाले ना, ऐसा कोई भी रेखा हो, कटा रेखा होती जाएगी तो इस पर लंब ही होगा। आप 10th में पढ़े होंगे, इथी में सर्कल चैप्टर में है 10th में पढ़े होंगे, जानते होंगे। परिमेय शायद 10.1 है कि 10.2 ऐसा ही परिमेय है। ठीक से हमको थोड़ा थोड़ा याद, बहुत दिन हो गया ना पढ़े हुए, तभी थोड़ा थोड़ा याद पड़ रहा है। और इस पे लंब है, और लंब होता है, आप देखिए हमको पी भी होगा, बराबर बराबर भागों में दोनों को बांटता है। ई भी बराबर है, ई भी बराबर है। समझ में यार? ई भी बराबर है, ई भी बराबर है। आपको नहीं विश्वास होगा तो प्रूफ भी, लेकिन हमको प्रूफ करने की क्या जरूरत है इसमें। ये देखिए, ई आर हो गया, लेंथ दो इक्वली हो गया, थीटा थीटा बाई, जब थीटा इक्वल है तो थीटा बाई 2 इधर भी और थीटा बाई 2 इधर भी हो जाएगा ना। हाँ, इसको पहले थोड़ा सा गाँव दिख रहा है, इसको अटका देने हो गया। ये थीटा बाई 2 हो गया, थीटा बाई 2 हो गया, दोनों हो गया, दोनों दो भाग में हो गया। आई हो गया। अब देखिए, हमको इस पी को लंबाई, दोनों पी को लंबाई निकालना है। 2p इक्वल टू देखना है क्या हो रहा है। देखिए, आर दे दिया है, हाई एंगल दे दिया है। समझ में आया? हाई इसका लंबाई, जो ई इसका लंबाई हम पी माने हैं, हमको पी का डिस्टेंस निकालना है, टोटल पी का निकालना है। हम क्या करेंगे? देखिए, थीटा दिया है, थीटा, और थीटा का सामने वाला रेखा, थीटा का सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल में थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। एक बार सुन लो, राइट एंगल में थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तब देखिए, परपेंडिकुलर है या यहाँ हाइपोटेनस है, ये तो बेस तो नहीं ना दिया है, माने बेस तो नहीं ना दिया है, बेस ना सुनेंगे तो परपेंडिकुलर बाटा परपेंडिकुलर बाई। देखिए, अब हम इसी में करें, क्या करें, जब एक वो डिस्टेंस दिया हो, दो को निकाल, तो पहले हम पहले त्रिकोणमिति रेशियो का सहारा लेते हैं ना। इसमें त्रिकोणमिति कौन सा सहारा लेंगे? जिसमें पी भी हो, आर भी हो। सोचिए, पी आर किसमें है, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए जाके, पी आर होता है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई आर। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे साइन पी बाई, पी इक्वल टू क्या होगा? साइन
थीटा बाई टू है यहाँ पे, तो थीटा था यहाँ, थीटा बाई टू इक्वल टू क्या है, पी बाई आर हो गया, पी बाई आर आ गया। हमको देखिए पी बराबर निकालना है, क्या करेंगे, इधर आर नीचे डिविडेंड भले आर इधर नीचे है, भाग मतलब डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, आर साइन थीटा बाई टू इक्वल टू पी का। तो एक पी तो निकल ही गया, अब दो गो पी है, दो गो पी जोड़ेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, तो नहीं ले सकते हम टोटल पी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे 2p लिख सकते हैं। अब p कितना दिया है, 2r साइन थीटा बाई टू, प्रूव डिस्प्लेसमेंट भी आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट भी प्रूव कर दिए। अब इसका देखिए, अब यहाँ पे रेडियस दे देता, थीटा दे देता, तो पूरी चीज नहीं निकल जाता। एग्जाम्पल एक देख ले रहे हैं, इसी पे सवाल यही है, सेम टू सेम सवाल है का, इसके बाद का ये दे रहे हैं और फिर बनाने का नहीं बचा, सॉरी याद नहीं गलती हो जाएगा, रेडिएशन नहीं सही हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा का। आर हो गया, रेडियस हो गया इसका, और रेडियस आर देंगे तो सॉरी आर तो देंगे दूंगा, इसको मान रहे हैं हम 5 मीटर, ये भी तो 5 मीटर होगा, और थीटा दे दिया है 90 डिग्री, समझ में आया, थीटा 90 डिग्री दे दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब फॉर्मूला जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम जानते हैं कि 2r साइन थीटा बाई टू, तो 2 इंटू 5 लिख देंगे, साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 बाई टू का कितना हो जाएगा, साइन 90 बाई टू, 5 2 इंटू 10 साइन 45 का वैल्यू 10 इंटू 1√2 होता है, 10 साइन 45 का वैल्यू 1√2 होता है। अब चाहिए तो सॉरी गुना में ना है, मल्टीप्लाई में हम ही घूम, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 10√2 लिख सकते हैं, और चाहे आपका मर्जी करे तो 5√2 लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। 5√2 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए अब इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, √2, अब दू को 2 है तो 2 को नहीं कर सकते हैं, नहीं करते √2 अग में 5√2 भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। एक एग्जाम्पल भी दी, समझा दिए। अच्छा है कि इस लेक्चर आप लोगों को अच्छा से लगा होगा, वीडियो पूरा मतलब जितना भी कुछ पढ़ाए हैं, पहले काइनेमेटिक्स से शुरू किए हैं, मोशन बताए हैं, रेस्ट बताए हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताए हैं, ऑब्जर्वर बताए हैं, एक मैंने मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं वो बताए हैं, डिस्टेंस बताए हैं, डिस्प्लेसमेंट बताए हैं, उसकी सब मतलब जितना भी होता है रिलेट होता है। अब सब लिखे तो सब टाइम न लगे, और लिखना क्या जरूरत है, सब जो आपको एक्चुअल चीज बता ही दे रहे हैं, समझा ही दे रहे हैं। शायद ऐसा हो मतलब हम जितना भी समझाएं आप लोग अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।